आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी की सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो आज हमारे थर्ड लेक्चर है और इसमें हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक लेक्चर में हमने 6 प्रिंसिपल्स तो पढ़ लिया और आज हम 8 प्रिंसिपल और बचे हुए उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का जो है 7th प्रिंसिपल जो है वो है हमारा रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। तो इसमें फेयोल कहते हैं कि कर्मचारियों को जो दिए जाने वाला पारिश्रमिक होता है वो उचित होना चाहिए, यानी कि इतना फेयर होना चाहिए कि कर्मचारी उससे संतुष्ट हो। और कर्मचारी संतुष्ट होगा तो कर्मचारियों के साथ साथ मालिक भी संतुष्ट होगा, क्योंकि कर्मचारी रेम्यूनरेशन से संतुष्ट हो गया तो कर्मचारी अच्छे ढंग से काम करेगा तो मालिक उनसे संतुष्ट हो जाएगा। तो दोनों ही पक्ष कह सकते हैं, कर्मचारी और मालिक दोनों को ही संतुष्टि मिलेगी। और ये काम किसका है? प्रबंधक का। प्रबंधक का ये कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सभी को, जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, सबको काम के अनुसार उनको पारिश्रमिक दिया जाए। यदि किसी कर्मचारी को उनकी सेवा का उचित अगर प्रतिफल नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा? काम के अंदर अपनी पूरी क्षमता, लगन और ईमानदारी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वह नहीं ईमानदारी से काम नहीं करेगा। और साथ ही संस्था को वो असफलता का सामना भी करवा सकता है, क्योंकि वो एक कर्मचारी होगा तो ऐसे सबके साथ ही होने लग जाएगा। तो इस तरह से संस्था को असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। अब उचित प्रतिफल में क्या क्या बातें आती हैं ये देखनी है। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि उसके जीवन स्तर की लागत, यानी कि जीवन जीने के लिए उसको मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, कम से कम इतना ज़रूरी हो। डिमांड ऑफ लेबर, और आपको ये भी देखनी है कि लेबर की डिमांड कितनी है, एबिलिटी भी देखनी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर निर्भर करता है कि आपको कितना उसको पारिश्रमिक देना चाहिए। तो फेयल कहता है कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए उनके पारिश्रमिक के अतिरिक्त आप कुछ उनको इंसेंटिव वगैरह, या कह सकते हो कुछ मौद्रिक और अमौद्रिक जो मोटिवेटर्स होते हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे पारिश्रमिक तो दे ही रहे हो, साथ के साथ उनको बोनस दे दिया या कुछ और सुविधाएं दे दी। इस तरह का प्रयोग भी आप करके कर्मचारियों को संतुष्ट कर सकते हो। उदाहरण लिया है, जैसे आजकल कहते हैं महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कंपनी अच्छे लाभ कमा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बिना मांगे ही कर्मचारियों को पारिश्रमिक में वृद्धि कर देनी चाहिए। बिना मांगे ही कर देंगे तो अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कर्मचारी मौका मिलते ही कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, तो इससे कंपनी पर खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी को दोबारा कर्मचारी भर्ती करने पड़ेंगे, इससे कंपनी को हानि ही होगी। इसके बाद आते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट। अगर मान लेते हैं ऐसा करते हैं तो कर्मचारी की संतुष्टि लेवल बढ़ जाता है, उनकी जो समर्पण की भावना है वो बढ़ जाएगी, और जो श्रम परिवर्तन दर है, यानी कि कर्मचारी जो कंपनी छोड़कर जाते हैं वो दर कम हो जाएगी। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं? अगर नहीं अपनाए तो कर्मचारी संतुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे, और कर्मचारी जल्दी जल्दी कंपनी को छोड़कर जाने लग जाएंगे, तो श्रम परिवर्तन दर भी बढ़ जाएगी। इसके बाद 8वां प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है? इसके अनुसार, ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार अधिकारियों को ये चाहिए कि वो पूर्ण केंद्रीयकरण और पूर्ण विकेंद्रीयकरण, यानी कि पूरी की पूरी पावर अपने पास रखनी या पूरी की पूरी पावर नीचे अधीनस्थों को देनी, ये दोनों ही काम नहीं करने चाहिए, बल्कि उसको इसकी जगह पे एक प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाना चाहिए। और प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण कैसे अपनाया जाएगा? क्योंकि फेयोल कहते हैं, उनका मत है कि अधिकारों को पूर्ण रूप से केंद्र, ये यहाँ से ले लेते हैं, इनका मत है कि महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो तो अधिकारियों को अपने पास रख लेने चाहिए, और जो दैनिक या कम महत्वपूर्ण निर्णय है वो अधीनस्थों को नीचे सौंप देने चाहिए। यानी कि आपको ना ही तो सारे निर्णय अपने पास रखने, ना ही सारे निर्णय आपको अधिकारियों को देने। आपको इस तरह से करना है, एक प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण करना है। उसमें क्या होगा? आपको कुछ निर्णय जो महत्वपूर्ण है वो तो अपने पास रख लो, और बाकी जो डेली रूटीन के या इस तरह के कम महत्वपूर्ण है वो निर्णय आप नीचे सबऑर्डिनेट को दे दो। तो केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का अनुपात अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। जैसे छोटे व्यवसाय में केंद्रीयकरण जरूरी होता है,
बड़े व्यवसाय में विकेंद्रीयकरण की मात्रा अधिक होती है। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं केंद्रीयकरण विकेंद्रीयकरण को समझने के लिए। जैसे उद्देश्य निर्धारित करना, नीतियाँ निर्धारित करना, व्यवसाय का विस्तार करना। ये निर्णय किसको रखना चाहिए? अधिकारियों को अपने पास रखने चाहिए। दूसरी ओर कच्चा माल खरीदना, कर्मचारियों को छुट्टी देना, इस तरह के निर्णय उनको नीचे अधिकारियों को दे देने चाहिए। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और वॉयलेटिंग नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। पॉजिटिव में अगर हम ये करेंगे प्रभावपूर्ण, अगर हम इस तरह से करें वो लेंगे सेंट्रलाइजेशन, तो कार्यभार कम हो जाएगा, जल्दी और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे और अधीनस्थों का जो प्रोत्साहन है वो भी बढ़ जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट। पूर्ण केंद्रीयकरण से कर दिया तो नुकसान, पूर्ण केंद्रीयकरण से अधीनस्थों के कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और अधिकारी खाली हो जाएंगे। पूर्ण केंद्रीयकरण में अधिकारियों द्वारा, अधिकारी जो है, पूर्ण केंद्रीयकरण होगा उसमें अधिकारियों जो है वो पूर्ण केंद्रीयकरण से अधिकारियों का काम बढ़ जाएगा और अधीनस्थ जो है खाली हो जाएंगे। और पूर्ण केंद्रीयकरण में अधिकारियों द्वारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा निर्णय लेने पड़ेंगे तो हो सकता है वो उतावलेपन में कोई गलत निर्णय भी ले ले। और अगर पूर्ण विकेंद्रीयकरण में क्या होगा? अधीनस्थों द्वारा कमजोर निर्णय लेने की भी संभावना बनी रहती है। तो पूर्ण केंद्रीयकरण से अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी हो जाती है। उनको ये लगता है कि सारे डिसीजन तो अधिकारी अपने पास रखते हैं, हमें तो कोई देते ही नहीं, तो उनका जो प्रोत्साहन होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लो। ये क्वेश्चन आता है स्केलर चेन क्या होती है या इसका अपवाद, इस तरह से आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बच्चे केवल ये CD वाला है केवल यही एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इस तरह से नहीं करना। सबसे पहले आपको देना है मीनिंग ऑफ स्केलर चेन। मीनिंग ऑफ स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? जो हमारे अधिकार होते हैं उनकी, या जो कम्युनिकेशन की पावर होती है उसकी एक आधिकारिक रेखा होती है, औपचारिक अधिकार रेखा होती है। वो कैसे होती है? वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी कि इस तरह से बनी होती है। यहाँ से अधिकार ऊपर से नीचे आएंगे और वार्तालाप नीचे से ऊपर, इसी तरह अधिकार नीचे से आएंगे और वार्तालाप इस तरह से, कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरा, इन्होंने फेयोल ने अपना मत दिया है। फेयोल कहते हैं कि इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। जो प्रत्येक संदेशवान होता है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक सीढ़ी के रूप में चलना चाहिए, इसकी मुख्य शर्त है, यानी कि इसको अनदेखा नहीं करना है बिल्कुल। थर्ड, इन्होंने एक सीढ़ी बना के दी है कि आपको कम्युनिकेशन किस तरह से करना है। अब देखो इसको लेके समझते हैं स्केलर चेन को। एक सीढ़ी बनी हुई है इस तरह से नीचे तक, यहाँ A से F तक और A से 2 अलग अलग है। मान लेते हैं F एक एम्प्लॉयर, वो P से क्या करना चाहता है? कोई कम्युनिकेशन यानी कोई वार्तालाप करना चाहता है, तो वो सीधा नहीं कर सकता, उसको पहले ऐसे जाना पड़ेगा, A तक अपना मैसेज पहुँचाना पड़ेगा, फिर A से उसका मैसेज यहाँ P तक पहुँचेगा। तो ये कहते हैं कि इसका सख्ताई से पालन होना चाहिए। तो इस तरह से ये मैसेज F का P तक पहुँच जाता है। अब कहते हैं, हमने इतना लंबा चक्कर देखा तो इसकी ये उपयोगिता भी बताते हैं। ये कहते हैं कि अधिकार एवं संदेशवान की अधिक स्पष्ट व्याख्या होने के कारण समस्याएं शीघ्रता से हल हो जाती है। इसी कारण ये रास्ता लंबा चाहे हो, पर ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या होंगे, जो भी समस्या है उसका समाधान जल्दी से हो जाएगा। अब इन्होंने इसके साथ बताया गैंग प्लांक। ये गैंग प्लांक, इसको हम जो हमारी ये श्रृंखला है इसका अपवाद भी कह सकती है। क्यों? इस अवधारणा का विकास, ये जो गैंग प्लांक है ना, ये तभी यूज़ किया जाता है जब इमरजेंसी हो, आकस्मिकता के समय, इमरजेंसी के समय समान स्तर के जो अधिकारी है उनके द्वारा सीधा संबंध भी स्थापित किया जा सकता है। जैसे हमने ये ली, यहाँ पे A था और यहाँ F था और यहाँ पर P था। अगर इमरजेंसी होगी तो F जो है इससे सीधा कनेक्ट हो सकता है, सीधे कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसको यहाँ से ऐसे होकर इसकी जो संदेश है इस तरह से आएगा। तो इस तरह से उन्होंने, फेयोल ने इसको सख्ताई से पालन करने के लिए कहा है। अब देखो इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अगर पालन करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होंगे? फ्लो बना रहेगा सूचनाओं का एक व्यवस्थित तरीके से।
अधिकारों के पूर्ण आदर से जो रिलेशन है वो बेहतर बन जाएंगे, समस्याएं भी जल्दी हो जाएगी। नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं? नेगेटिव इफेक्ट तब होते हैं जब हम इसको फॉलो नहीं करते। सूचना का जो प्रभाव वो अव्यवस्थित हो जाएगा, नज़दीक के अधिकारियों को अनदेखा करने लग जाएंगे, तो इसलिए इनमें रिलेशन में कटुता आ जाएगी। सूचनाएं समय पर भी उपलब्ध नहीं होएगी, तो इससे समस्याओं में भी वृद्धि होने के चांस हो जाएंगे। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एक व्यवस्था। अब देखो, ऑर्डर या व्यवस्था ये एक सिद्धांत बताता है, ये कहता है कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए और सही वस्तु को सही स्थान पर रखना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को जहाँ होना चाहिए वो वहीं होना चाहिए, और जिस वस्तु का जो स्थान है वो वस्तु भी उसी स्थान पर होनी चाहिए। तो फेयोल ने क्या बताया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग व्यवस्थाएं दी है। एक तो हमारे होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का इन्होंने मटेरियल ऑर्डर बताया है, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए इन्होंने सोशल ऑर्डर बताया है। तो जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनको व्यवस्थित करने का इन्होंने बताया है कि हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने उचित स्थान पर ही होनी चाहिए। सेम इसी तरह ये मानवीय संसाधनों के बारे में बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए संस्था में, और हर व्यक्ति उसी निश्चित स्थान पर ही होना चाहिए। तभी जाकर संस्था अपने जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल लिया, कारखाने में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर औजार कहाँ मिलेंगे, और अगर उनको सुपरवाइज़र से मिलना है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि सुपरवाइज़र कहाँ पर मिलेगा। यानी कि इस तरह से हर एक चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। अब देखो, इसको अप्लाई करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा अपनी फर्म में। जो भी संसाधन है, भौतिक और मानव संसाधन है, उनका प्रभावपूर्ण यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। आवश्यकता पड़ने पर हमें संसाधन खोजने के लिए टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनुशासन भी अच्छा बना रहेगा। नहीं उपयोग करेंगे तो कुछ वॉयलेटिंग इफेक्ट भी सामने आ जाते हैं। संसाधनों का दुरुपयोग होगा, दुर्घटनाएं भी बढ़ सकती है, या फिर अव्यवस्था का बोलचाला हो जाएगा। इसके बाद है इक्विटी। इक्विटी के नाम से ये क्वेश्चन शायद ही कभी आए। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है जस्टिस एंड काइंडनेस इसके नाम से। तो प्रबंधक इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग फ्योल बताता है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय और उदारता का भाव रखना चाहिए। वैसे न्याय और उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनमें काम के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी और अपनेपन की भावना और बढ़ेगी, और एक टीम स्पिरिट भी पैदा होगी। किसी भी कर्मचारी के प्रति किसी भी प्रबंधक को पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। फ्योल कहते हैं कि फ्योल ने इस सिद्धांत के बारे में स्पष्ट करते हुए लिखा कि अगर यदि एक कर्मचारी बहुत अच्छा काम करता है और दूसरा कामचोर है, तो इस स्थिति में दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे को तो निश्चित रूप से कुछ सख्त पनिशमेंट देनी चाहिए, सख्त रवैया अपनाना चाहिए, और ऐसा करना ही अपने आप में समानता है। अच्छे को रिवार्ड दो, जो कामचोर है उसको पनिशमेंट दो। तो इस तरह से इस विचारधारा को मध्य रखते हुए टेलर ने ये भी कहा है, ये अगले उससे टेलर से रिलेटेड आ गया। ये दूसरा प्रबंधक है, ये कहता है कि डिफरेंशिएटल रेम्युनरेशन मेथड अपनाना चाहिए, यानी कि पारिश्रमिक देने की पद्धति ही इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा पारिश्रमिक, जो कम काम करता है उसको कम। अब एग्जाम्पल दिया है इन्होंने एक इसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल क्या दिया है, इन्होंने बताया है कि एक जो श्रमिक होता है वो दिन में 10 इकाई माल बना लेता है, दूसरा जो है श्रमिक वो प्रबंधक का रिश्तेदार और 8 इकाइयाँ बनाता है। क्या दोनों को बराबर मजदूरी दी जानी चाहिए? नहीं। अगर बराबर मजदूरी दी जाती है तो इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, तो दूसरे को क्या कम मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर इसको हम अपनाते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, कर्मचारी संतुष्ट होंगे, समर्पण की भावना बढ़ेगी, कुशलता बढ़ेगी, और अकुशल कर्मचारी जो है वो भी कुशलता की कोशिश करेंगे। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, असंतुष्टि का दौर आ जाएगा, कुशल कर्मचारियों का संगठन में विश्वास उठ जाएगा अगर ये नहीं अपनाया तो, और कुशल कर्मचारियों की कुशलता भी कम होने स्टार्ट हो जाएगी और लापरवाही ज़्यादा करने लग जाएंगे।
इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब है कि कर्मचारियों का फर्म के अंदर टिके रहना। प्रबंधन के दृष्टिकोण से कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन बदला जाना फर्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और ये एक अकुशल प्रबंधन का भी संकेत है। तो ये सिद्धांत बताता है कि कर्मचारियों में स्थायित्व बनाए रखना जरूरी है ताकि कार्य जो है व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। तो फियोल कहते हैं कि कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व बुरे प्रबंधन का कारण होता है और उसके बुरे परिणाम भी आते हैं। इससे क्या होगा, अगर कर्मचारी संस्था छोड़कर जाएंगे तो ऊंची श्रम परिवर्तन दर, हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों को बार बार चुनाव करना पड़ेगा, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, तो लागत बढ़ जाएगी, साथ ही संस्था की साख भी कम हो जाएगी। तो इससे संस्था को नुकसान होगा और हमें हर समय जो है, या फिर संस्था में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनमें भी अनिश्चितता आ जाएगी और एक भावना पैदा हो जाएगी कि वे हर समय ये खोजते रहेंगे कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा तो वो उस संस्था को छोड़कर नई संस्था में चले जाएंगे, या ये कहते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनमें समर्पण की भावना कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक कंपनी में कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, कंपनी का वातावरण भी अच्छा नहीं है, हानिकारक है। तो ऐसे समय में क्या होगा, कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी में नहीं रहेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा वो कंपनी छोड़कर दूसरी में चले जाएंगे और इस तरह कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक स्थिति होगी अगर ये होगा तो। अब इसको अपनाते हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा, कंपनी में कर्मचारियों का विश्वास बना रहेगा, कंपनी की साख बढ़ेगी और कुशल कर्मचारियों का संस्था की ओर झुकाव भी होगा और लागत भी कम हो जाएगी जो ट्रेनिंग देने की है। नहीं अपनाएंगे तो अविश्वास का वातावरण, कर्मचारियों में विश्वास खत्म हो जाएगा, रेपुटेशन कम हो जाएगी, अच्छे कर्मचारियों का संस्था को छोड़कर जाना स्टार्ट हो जाएगा और भर्ती करनी पड़ेगी नई, या हम कहें कि नई रिक्रूटमेंट होगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, संस्था की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है पहल क्षमता। पहल क्षमता का मतलब है कि अपने विचारों को प्रकट करना। फ्योल कहता है कि हर एक प्रबंधक का ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्मचारियों में अधिकारों की सीमा और अनुशासन के अंदर रहते हुए किसी भी कार्य को करने या निर्णय लेने में पहल करने की भावना को बढ़ाए या उनमें जगाए, ताकि वो एक अनुशासन में रहते हुए कोई निर्णय लेने के लिए कोई विचार रख सके। और ऐसे केवल तभी संभव हो सकता है जब प्रबंधक अपने नीचे जो अधिकारी हैं उनके विचारों का स्वागत करेगा। एक बार ऐसा करने से जो भी नीचे अधीनस्थ है वो बार बार नए नए और उपयोगी विचार देना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे संगठन क्या होगा, अटूट बन जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों को विश्वास होने लग जाएगा कि हमारी बात को भी हमारे बॉस सुन रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एक सेल्समैन जो है बिक्री प्रबंधक को एक नई विज्ञापन की विधि को लागू करने का सुझाव देता है। अब बिक्री प्रबंधक उसे यह कहकर डांट देता है कि जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वो सेल्समैन है वो कभी भी आगे किसी भी को सुझाव नहीं देगा, क्योंकि उसकी पहल क्षमता को दबा दिया गया है। दूसरा, अगर उसके सुझाव को सुन ही लिया जाए, चाहे भले ही लागू ना किया जाए, तो भी वो भविष्य में जो सेल्समैन है वो बेहतर सुझाव देने की हिम्मत रख सकता है और इससे पहल क्षमता में वृद्धि होगी। अगर इसको मानते हैं तो कर्मचारियों की जो सोचने विचारने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी और कर्मचारियों का संस्था के प्रति अपनेपन की भावना भी बढ़ जाएगी। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं नहीं मानेंगे, सोच विचार की क्षमता या पहल क्षमता कम हो जाएगी, कर्मचारियों का निर्णय को लागू करने में सहयोग, यानी कि अगर अकेला ही बॉस डिसीजन लेके लागू करेगा तो हो सकता है कर्मचारी उसके निर्णय लागू करने में सहयोग ना भी करे, कर्मचारियों की संस्था के प्रति अपनेपन की भावना भी खत्म हो जाएगी। 14 है हमारा एस्पिरिट डे कोर्स। ये सिद्धांत बताता है कि प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना का विकास करते रहना चाहिए और ऐसा करने के लिए प्रबंधक को क्या करना चाहिए, अपने कर्मचारियों से, अधिकारियों से वार्तालाप करते समय मैं की जगह हम वर्ड का यूज करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रबंधक अगर अधीनस्थों के सामने कुछ बात कह रहा है, जैसे कि
कोई काम है तो उससे रिलेटेड, तो उसको कहना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। उसे ये नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा, क्योंकि अगर वो कहेगा मैं, तो इससे टीम भावना नहीं बनेगी। अगर हम कहेंगे तो अधीनस्थों में टीम भावना का संचार होगा। तो इसको अगर लागू करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? टीम भावना का विकास होता है, उद्देश्य आसानी से प्राप्त होता है, रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। नहीं करेंगे तो टीम भावना तो होना ही नहीं है विकास, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई होगी और संबंध है उनमें भी झगड़ा कड़वाहट आ जाएगी। तो फैयोल की इन बातों के निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि किन सिद्धांतों को किन परिस्थितियों और किस समय में लागू किया जाए, कितनी मात्रा में लागू किया जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये टोटली जो मैनेजर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुभव पे, उसके कुशलता पे और उसके निर्णय लेने की शक्ति पे डिपेंड करता है कि वो किस सिद्धांत को किस समय और परिस्थिति में लागू करता है। तो इस तरह से फ्योल द्वारा जो प्रस्तुत सिद्धांत है वो लोचशीलता का एक तत्व विद्यमान भी है उनमें, यानी कि उनमें लोचशीलता भी है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन भी है इसके, ये करने हैं। थैंक यू।